नमस्कार, मैं अमृत कुमार, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बालिका भीमवार, जिसमें आज हम राजनीति कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान में खंड ब का पहला अध्याय शुरू करेंगे, जिस अध्याय का नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। चूँकि अब तक हमने 11वीं कक्षा में ये पढ़ा था कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, संविधान सभा का गठन, 1919 का 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, फिर संविधान सभा का गठन, स्वतंत्रता अधिनियम का संविधान सभा का गठन। ये सारी चीज़ें हमने 11वीं कक्षा में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है। संविधान शब्द का अर्थ होता है कानून द्वारा बने मौलिक नियम और सिद्धांत। संविधान सभा का अर्थ क्या होगा? संविधान सभा का अर्थ हो जाएगा कानून द्वारा बने मौलिक नियम और संविधान। मतलब कानून द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं और उन सिद्धांतों को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं और सब अपनी इच्छा के अनुसार संविधानों को मानते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? संविधान की संज्ञा देते हैं। सबको पता है कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमें ये आज़ादी यूँ ही नहीं मिली। कई लोगों के बलिदान, त्याग, हज़ारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया और हम हर दिन स्वतंत्रता दिवस को उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद भी करते हैं। आज़ाद भारत की सबसे बड़ी समस्या अपने स्वयं के संविधान का निर्माण करना। ये आज़ाद भारत की, अब जो भारत आज़ाद हो गया था, तो आज़ाद भारत की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि भारत के आज़ाद हो जाने के बाद में क्या भारत ब्रिटिश के संविधान को अपनाएगा या उसका खुद का एक अलग से संविधान होगा। संविधान के निर्माण में कई अधिनियम कार्यरत रहे। संविधान का निर्माण ऐसे ही नहीं हो गया कि बाजार से पुस्तक लाई और हमने उसका निर्माण कर दिया। संविधान के निर्माण में हमें कई सारी अधिनियम, चूँकि भारत के संविधान प्रक्रिया तो काफ़ी समय पहले से शुरू आ रही है। 1773 के अधिनियम से देखा जाए तो हमने विरोध कर दिया था, लेकिन ये अधिनियम 1935 के अधिनियम तक देखा जाए तो स्वतंत्रता का अधिनियम भी इसमें कार्यरत रहा। संविधान में कई अधिनियम कार्यरत रहे, जिसमें कुछ मौखिक हैं जो हम पढ़ चुके। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। जिस अधिनियम को मैं बता रहा हूँ 1935 का अधिनियम, ये अधिनियम भारत के संविधान की आधारशिला रहा है। क्या रहा है? आधारशिला। ये अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि अब तक के अधिनियम में सबसे बड़ा अधिनियम रहा है। इस अधिनियम में कुल 451 धाराएं, जिसे हम आर्टिकल या अनुच्छेद कहते हैं, वो प्लस 451 धाराएं और 15 अनुसूचियां रही है 1935 के अधिनियम में। भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी अधिनियम कहा जाता है तो वो 1935 का अधिनियम है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वो रही है 1935 के अधिनियम की। द्विशासन प्रणाली, द्विसदन प्रणाली, राज्य में अलग से शासन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी और इसमें इतने सारे अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, इन्हीं से हमने काफ़ी कुछ इसमें लिया है। इसके बाद में इस अधिनियम में कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की है और कुछ लोगों ने इसकी निंदा की है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सकारात्मक अधिनियम के सकारात्मक रवैये में कौन थे उसके बारे में बता दूँ। कोपलैंड ने इसे रचनात्मक राजनीतिक विचार की महान सफलता बताया है। कोपलैंड ने क्या कहा है? भारतीय संविधान है रचनात्मक राजनीतिक विचार। रचनात्मक का मतलब जिसकी हम क्या कर सकें? रचना कर सकें। वो रचनात्मक राजनीतिक विचार की महत्वपूर्ण क्या बताई है?
सफलता बताई है। रचनात्मक राजनीतिक विचार किस अधिनियम के अंतर्गत? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। फिर इसमें कुछ आलोचक थे जिन्होंने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का घोषणा पत्र बताया है। क्यों बताया दासता का घोषणा पत्र? पंडित नेहरू ने इसे दासता का घोषणा पत्र इसलिए बताया है क्योंकि उनको पता था कि ये संविधान, ये जो अधिनियम, ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया अधिनियम, और इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को बहुत ही कम इसमें चांस दिया, भारतीयों को बहुत ही कम इसमें लाभ मिलेगा। मदन मोहन मालवीय ने क्या बताया कि यह अधिनियम हम पर थोपा गया है। मदन मोहन मालवीय जी क्या कहते हैं? यह अधिनियम हम पर थोपा गया है। बाहर से तो ये बिल्कुल जनतांत्रिक व्यवस्था दिखता है। जनतांत्रिक व्यवस्था मतलब इसमें अच्छे अच्छे नियम, कानून वगैरह, वो सारे नियम जो हमारे लोगों को मतलब लगता है कि हाँ, भारतीयों के लिए ये संविधान बिल्कुल अच्छा है, भारतीयों के लिए यही संविधान होना चाहिए। लेकिन जब इसके अंदर की अंदरूनी सच्चाई को देखते हैं, इसके नियम को वास्तविक देखा जाता है, तो वो कैसे दिखाई देता है? खोखला दिखाई देता है। ये करने वाले कौन विद्वान थे? मदन मोहन मालवीय। राजगोपालाचारी ने भी इसे क्या बताया है? द्वेष शासन से भी बुरा बतलाया है। राजगोपालाचारी ने भी इसे क्या कहा है? द्वेष शासन से भी बुरा। ये सारी वही चीजें हैं जो हम अभी पढ़कर आ चुके हैं। इन्हीं आलोचनाओं के बावजूद भी यह संविधान की नींव की तरह साबित हुआ है। कौन सा अधिनियम? इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी 1935 का जो अधिनियम है संविधान में एक नींव की तरह साबित हुआ है। फिर है, अब अपना जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हम भारतीय संविधान। अब अपना संविधान कैसा है, किस तरह से है, क्या क्या चीज़ें इसमें हमको पढ़ने को मिलेगी, वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। देखो भाई, सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है पढ़ने के लिए। इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें हमें पढ़ने को मिलेगी कुछ चीज़ें, जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषता। सबसे पहले हम देखेंगे अपना संविधान कैसा है, किस किस देशों से क्या क्या लिया गया है, किन देशों से क्या बताया गया। सबसे पहले हम संविधान की विशेषताएं देखेंगे, फिर देखेंगे किस किस संविधान से इसमें क्या समावेश किया गया है। दूसरी बात, दूसरा जो लेसन है अपना, ये तो फर्स्ट लेसन, दूसरा लेसन है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। ये इसमें कौन सा लेसन रहेगा? दूसरा लेसन रहेगा। दूसरा लेसन क्या रहेगा? मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तीसरा लेसन है भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था। क्या रहेगा? भारतीय संविधान की। ये 3 लेसन एक फर्स्ट इकाई में अपने रहेंगे। इन 3 लेसन में हम भारतीय संविधान के लगभग प्रारूप को हम देख लेंगे। ठीक है। अब भारतीय संविधान में सबसे जो अपनी किताब स्टार्ट करना, पहला पॉइंट आता है, मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान का कार्य संचालन योग्य है और लचीला है तथा शांति काल में देश की एकता बनाए रखने में सामर्थ्य है। मतलब ये श्रम बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनके द्वारा कहे गए कथन है। मतलब उन्होंने कहा है कि मैं अनुभव करता हूँ भारतीय संविधान को बनाया गया तो दूरदर्शिता के हिसाब से बनाया गया। उनको पता था कि आने वाले समय में कई सारे विरोध हो सकते हैं, नियम बदले जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान को कुछ लचीला बना दिया। यदि ऐसा नहीं होता, ज़्यादा कठोर बना देते तो लोग उसका विरोध कर देते, तानाशाही हो जाता, संविधान विफल हो जाता। लेकिन अपना संविधान ऐसा नहीं है। अपने संविधान को कुछ सामान्य परिचय। सबसे पहले भारतीय संविधान सभा, सबसे पहले भारतीय संविधान बनाने के लिए इसकी सभा की क्या हुई? बैठक हुई। क्या हुई? संविधान सभा की बैठक हुई। अब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें जो स्थायी अध्यक्ष बने थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। फिर 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को वापस बैठक हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद में एक चीज और, भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को, कौन सी तारीख, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका था। और इस संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर को 284 सदस्यों ने इस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिया गया। इस दिन भारत है वह गणतंत्र हो गया। क्या हो गया, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। अब गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा। अब यही दिन क्यों चुना, जबकि देश संविधान है वो अपना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। इतना गैप क्यों, ये हमने 11वीं में पढ़ा था कि इस गैप इसलिए रखा गया क्योंकि 1930 को, मतलब 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन के अंतर्गत क्रांतिकारियों ने उस दिन को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था, स्वतंत्रता दिवस मना दिया था। संविधान का निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके प्रारूप में कुल 114 दिन की बहस हुई थी। संविधान ऐसे ही नहीं बना, संविधान को बनाने में बहुत सारा समय लगा और इस समय के साथ साथ इसमें प्रारूप को तैयार होने में 114 दिन की बहस हुई थी। संविधान में कुल 6.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए या खर्च हुए थे। संविधान में कुल कितने, 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, विशेषता सारी पढ़ लो, फिर एक एक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। प्रस्तावना, ये प्रस्तावना भारत की एकमात्र ऐसी प्रस्तावना है जिसमें पूरे संविधान की रूपरेखा, उद्देश्य, उसके लक्ष्य को निरूपित करता है। तीसरी विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा और विशाल संविधान। तीसरी क्या विशेषता है, विश्व का सबसे बड़ा और विशाल संविधान। चौथा है लिखित और निर्मित संविधान। पांचवा संसदीय व्यवस्था। छठी मौलिक अधिकार और कर्तव्य। सातवां राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सब एक बार सारी व्यवस्था देख लेते हैं, फिर एक एक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर आठवां है समाजवादी राज्य। वयस्क मताधिकार। ये मताधिकार 1935 में, पहले पता है हमने 1935 अधिनियम के अंतर्गत देखा था। मताधिकार देने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते थे। यदि हम ऐसे 15,000 रुपये ऐसे कुछ राशि निर्धारित की थी, यदि वो पैसे देते थे तो हमें वोट देने का अधिकार दिया गया था, जो कि अब संविधान में इसको भी लाए। ये एक ऐसा अधिकार है जिसमें किसी तरह की कोई बहस नहीं हुई, इस अधिकार में कोई बहस नहीं की गई। फिर पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब होता है धर्म। भारतीय संविधान हर धर्म का मतलब हर धर्म की यह पालना करता है। किसी भी धर्म, न तो किसी धर्म के पक्ष में बात करता है, न उसके विपक्ष में बात करता है। फिर अगली विशेषता है कितने नंबर, 11 नंबर की, विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज का मतलब भारतीय संविधान का जो बनाया गया था वह बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान को क्या किया गया था, बनाया गया था। फिर अगली विशेषता है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का संयोग। एकात्मक और संघात्मक तत्वों का संयोग। स्वतंत्र न्यायपालिका। कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। कठोर और लचीले, स्वतंत्र न्यायपालिका पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। फिर न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब कोई भी आदेश न्यायपालिका द्वारा दे दिया गया है तो उसकी वापस पुनरावलोकन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट या जो भी न्यायालय है
वो उसके अपने दिए हुए आदेश की वापस जांच कर सकती है, उसका वापस पुनरावलोकन कर सकती है। विश्व शांति का समर्थक देश है अपना। अगली विशेषता आपातकालीन उत्पन्न, फिर एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये भारतीय संविधान की विशेषता। और अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण की क्या करता है? विशेषता रखता है। तो ये भारतीय संविधान की कुछ 20 विशेषताएं इसमें बताई गई है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या स्टार्ट करते हैं? पहली विशेषता है अपनी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारतीय संविधान है वो जनता द्वारा निर्मित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होगा? स्वयं का अधिकार, संपूर्ण मतलब सारी चीजों पर, प्रभुत्व मतलब अपने अधिकार, संपन्न सारी चीजों पर अपने खुद का अधिकार। भारत की विदेश नीति, भारत की न्यायपालिका, भारत का कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, विदेशों से संधि करने का अधिकार है, सब चीज़ों पर भारत का स्वयं का अधिकार है। क्यों है? क्योंकि यह जनता द्वारा निर्मित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा निर्मित है? जनता द्वारा। अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर कोई न कोई किसी न किसी चीज़ से बंधा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति, अकेला प्रधानमंत्री कानून नहीं बना सकता, राष्ट्रपति किसी कानून को रोक नहीं सकता, है ना। राष्ट्रपति के, यदि राष्ट्रपति भी मान लो कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर भी महाभियोग लगाकर उसके कार्यों को रोका जा सकता है। अंतिम शक्ति किसके हाथ में बताइए? जनता के हाथ में। क्यों? हम क्या देते हैं? वोट देते हैं। क्या देते हैं? वोट। तो ये सरकार है वो क्या है? स्थायी है। सरकार क्या है? अस्थायी है। सारी सरकारें क्या है? अस्थायी है। हर 5 साल बाद उनको बदलना पड़ता है। क्यों? वोट की शक्ति के आधार पर। भारतीय संविधान में एक लाइन लिखी गई, प्रस्तावना में लाइन है। पहली लाइन संविधान स्टार्ट होता है तब लिखा हुआ हम भारत के लोग, हम भारत के लोग इस संविधान को, मतलब जो संविधान बनाए गए हैं, कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, मतलब जो इसको लिखा गया है, अंगीकृत, अनियमित, अनियमित मतलब नियम से सुशोभित, नियम सहित आत्मसमर्पित करते हैं। क्या करते हैं? आत्मसमर्पित मतलब इस संविधान को, हम भारत के लोग इस संविधान को लिखित में नियम सहित आत्मसमर्पित मतलब आत्मा से इसको समर्पित, आत्मा से इसको अधिकरण या ग्रहण करते हैं। ये अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी सबसे लास्ट चीजों में, लास्ट व्यवस्था में इसको लिखा गया है ना। दूसरी विशेषता अपनी क्या थी इसमें? दूसरी विशेषता थी प्रस्तावना। कौन सी विशेषता थी? समझ आ गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत की हर चीज पर भारत का अधिकार होगा। फिर है प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है। प्रस्तावना संविधान के क्या बताती? संपूर्ण संविधान जितने 465, 395 अनुच्छेद, 12, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पूरी प्रस्तावना में झलकती है। हम इससे आगे जो पढ़ेंगे, इस पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तो उसमें सारी प्रस्तावना बताई गई हैं। लक्ष्यों को बताती है। इस प्रस्तावना के बारे में पालकीवाल ने लिखा है संविधान का परिचय पत्र। संविधान का क्या है? परिचय पत्र। पूरे संविधान का परिचय करवाती है। और के मुंशी ने इसे प्रस्तावना को बताया राजनीतिक कुंडली। अब ये दोनों चीज़ें समझ में आने के बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जिसको आपको ढूंढ के फिर वापस कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा। पहला, संविधान सभा का अस्थायी तथा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे संविधान सभा जो प्रथम संविधान सभा बनी थी उसका जो अस्थायी तथा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, फिर स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान कब बनकर पूर्ण हुआ था? मतलब फर्स्ट बार कब भारतीय संविधान बनकर पूर्ण हो चुका था? और तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषता लिखिए। भारतीय संविधान की कोई कितनी? 3 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बाकी की क्लास हम जरूर इससे आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। अलग अलग प्रस्तावना 2 विशेषता हो चुकी है, आगे की विशेषता व्यवस्थित इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में हम पूरी करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।